साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मालती जोशी जी की कहानी घुटन लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आइए अब कहानी सुनते हैं। हम लोग सुबह की चाय पी रहे थे। चाय पीते हुए ये रोज़ की तरह पेपर भी पढ़ रहे थे कि अचानक इन्होंने कहा, शाम को गाना सुनने चलना है। मैं एकदम उठी। खिड़की का पर्दा हटाकर मैंने बाहर की ओर झाँका और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। क्या देख रही थी? इन्होंने पूछा। देख रही थी कि आज सूर्य नारायण जी किस दिशा से उदित हुए हैं। मतलब? आप मुझे संगीत कार्यक्रम का निमंत्रण दे रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होगा। अरे अपने शहर की गायिका है, अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कौन? वैभवी प्रसाद। अब शायद पंडित हो गई है। वो वैभवी पंडित रतलाम की है? मुझे तो पता ही नहीं था। बहुत साल पहले हमारे यहाँ आरंभ कार्यक्रम में आई थी, तब सुना था। हर साल 4-5 नवोदित कलाकारों को बुलाया जाता था। उस साल वैभवी ने बहुत इम्प्रेस किया था। सब कह रहे थे ये लड़की बहुत आगे जाएगी, और वह सच निकला। टीवी पर तो एक दो बार सुना है, पर सामने बैठकर सुनने में मज़ा आएगा। शाम को मैं बहुत उत्साहित थी। कितने दिनों बाद ऐसे कार्यक्रम में जा रही थी जो ना शासकीय था, ना पारिवारिक, विशुद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम था। इन्हें ऐसे कार्यक्रमों में कोई रुचि नहीं थी। शादी के बाद 2-4 बार खींचकर ले गई थी, पर पूरे वक्त ऐसी मनहूस शक्ल बनाकर बैठे थे कि सारा आनंद ही काफुर हो गया था। तब से मैंने कहना छोड़ ही दिया। समान रुचि वाली सहेलियों का एक ग्रुप बना लिया था, उन्हीं के साथ चली जाती। पर रात के कार्यक्रमों में परेशानी होती। वे सब अपने अपने पतियों के साथ आती थी। मेरा भी स्वागत था, पर मुझे ही संकोच हो आता था। फिर बच्चे ज़रा बड़े हुए तो उन्हें साथ लेकर जाने लगी। सोचा इन्हें भी ज़रा साहित्य संगीत के संस्कार दे दूं। पर नकुल अपने बाप का बेटा था, जल्दी ही छिटक गया। पर निधि मेरे साथ आती रही। बाद में तो यह हुआ कि वह मेरे लिए जानकारी जुटाकर लाती थी कि कहाँ एग्जीबिशन लगी है, रविंद्र भवन में कौन सा नाटक है, अभिनव कला समाज में किसका गायन है। कई बार तो खुद ही टिकट भी ले आती। इन्हें घर छोड़ते जाते मुझे थोड़ा सा अपराध बोध होता था, पर वह कहती, डोंट वरी मम्मी, ही इज़ एंजॉइंग हिज मैच ऑन टीवी। पिछले वर्ष निधि यूएस चली गई। उसके बिना कभी कभी बहुत अकेला सा लगता है। जैसी कि आशा थी, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। कार्यक्रम समाप्त होते ही कई लोग स्टेज पर बधाई देने पहुंचे। मैंने धीरे से पूछा, हम भी चले? नो। इनका यह नो हमेशा की तरह कठोर और निर्णायक था। हॉल में इतने सारे लोग थे, उनके सामने बहस करना मुझे ठीक नहीं लगा। पार्किंग की तरफ जाते हुए मैंने कहा, आपके शहर की कलाकार थी, आप मिलते तो उसे अच्छा लगता। मुझे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने रूखे स्वर में कहा। बात वहीं खत्म हो गई। घर आकर पता चला नकुल खाना खाकर दोस्तों के साथ निकल गया है। हम दोनों खाने बैठे। हमेशा की तरह मैं अनवरत बोले चली जा रही थी, कार्यक्रम की समीक्षा कर रही थी, और ये मौनी मावा बने चुपचाप खाना खा रहे थे। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, वैभवी को सचमुच दाद देनी पड़ेगी। ये कुछ नहीं बोले, केवल प्रश्नार्थक नजरों से मेरी ओर देखा। वैभवी ने हमारे औरंगजेब को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया है कि अपनी स्वर समाधि से वे निकल ही नहीं पा रहे। जरा सिंपल हिंदी बोला करो, कंफ्यूज कर देती हो। चलो झल्ला कर ही सही कुछ बोले तो। आपकी चुप्पी से खाना बेमज़ा हुआ जा रहा था। बिस्तर पर लेटते हुए मैंने पूरा कार्यक्रम मन ही मन दोहरा डाला। ये मेरी पुरानी आदत है। जो कुछ देख सुनकर आती हूँ, देर तक उसकी जुगाली करती रहती हूँ। आज का कार्यक्रम भी मेरे मानस पटल पर ज्यों का तो रेखांकित था। पहले श्याम कल्याण, फिर मधुकोश, और अंत में निर्गुण भजन। भजन की धुन तो मेरे मन में चक्कर काट रही थी, पर शब्द पकड़ाई में नहीं आ रहे थे। नया भजन था। कबीर के निर्गुण तो मुझे रट गए हैं, पर शायद रैदास या धरमदास का था। मैंने इनकी ओर देखा, ये जाग रहे थे। सुनिए, आपको वह आखिरी वाला भजन याद आ रहा है? मुझे धुन तो आ गई है, पर शब्द पकड़ में नहीं आ रहे। एक तरफ तो मुझे औरंगजेब कहती हो और फिर गाने के बारे में पूछती हो। सॉरी,
मैंने कानों को हाथ लगाकर एक लंबा सॉरी कहा। इट्स ओके, पर तुम्हें तो मालूम है मुझे गाने वाने याद नहीं होते। आई एम टोटली डम दैट वे। मुझे लगा इतने प्रेम से अपने शहर की गायिका को सुनने गए थे तो ध्यान से सुना होगा। सच बताऊं, आई वॉज देयर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। मतलब वैभवी का रिश्ता मेरे लिए आया था क्या? मैं तो एकदम उठकर ही बैठ गई। और आपने मना कर दिया? मैं ही क्या, पापा मम्मी दीदी किसी को भी यह रिश्ता पसंद नहीं आया। पापा तो शुरू से ही खिलाफ थे, बहुत नाराज थे। बोले कोई भी मुंह उठाकर चला आता है। अरे भाई पहले अपनी औकात तो देखो। किसी ने पता दे दिया और चले आए। फिर मम्मी ज़रा फेवर में थी, बोली गरीब घर की बहुएं ज़रा दबकर रहती हैं, एक बार देखने में क्या हर्ज है। पापा तो देखने भी नहीं गए। दीदी उन दिनों आई हुई थी, उन्हें साथ लेकर मैं और मम्मी चले गए। जाते समय पापा ने मुझे एक तरफ से बुलाकर कहा, देखो लड़की अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी हो तो ही हाँ करना। फिर एक्स्ट्रा तो क्या, वह ऑर्डिनरी से भी गई बीती लग रही थी, एकदम प्लेन साधारण। हम तीनों ने उसे पहली फुर्सत में ही रिजेक्ट कर दिया था। मध्यम वर्गीय परिवार की कन्या थी, साधारण तो होगी ही। इन लोगों के पास सौंदर्य के साधन प्रसाधन तो होते ही नहीं हैं। एक पाउडर का ड्रम लाकर दे दिया जाता है, एक काजल की डिबिया और एक बिंदी का पैकेट। ये होती है इनकी मेकअप किट। और वार्डरोब भी चार छह कपड़ों में सिमट जाता है। एक आधा भारी साड़ी शादियों में पहनने के लिए, दो चार सूट आने जाने के लिए। मैं जैसे वैभवी के बहाने अपना ही अनुभव दोहरा रही थी। आज वैसे ठीक ठाक लग रही थी। लगेगी नहीं, अब तो हफ्ते में 3 बार पार्लर जाने की हैसियत रखती है वो। सबसे बड़ी बात है सफलता। सफलता का तेज उसकी मुद्रा पर छलक रहा था। आत्मविश्वास की आभा से उसका चेहरा दमक रहा था। हाँ, लेकिन उस दिन उसे देखकर बहुत निराशा हुई थी। मैं तो चाय पीते समय भी बहुत गिल्टी फील कर रहा था। पर दीदी ऐसी दबंग कि उससे गाना भी सुन लिया। गाना? मैं तो एकदम आवेश में आ गई। जिस लड़की को आपने पहली नज़र में ही रिजेक्ट कर दिया, उससे आपने गाना सुना? दीदी की फरमाइश थी। उन दिनों वैभवी का बड़ा नाम हो रहा था। कॉलेज के प्रोग्राम में, गणेश उत्सव में, हर जगह कार्यक्रम में वह बहुत इनाम बटोर रही थी। तो दीदी बोली, आए हैं तो एक आधा गाना सुन लेते हैं। वाह, कोई फरमाइश प्रोग्राम था वो? हाउ कैन यू बी सो इनह्यूमन। मुझे सचमुच बहुत गुस्सा आ रहा था। इतना एक्साइटेड क्यों हो रही हो? दीदी से ज़्यादा तो उसके पिताजी का आग्रह था। वे बेटी के प्लस पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहते थे। बेचारी लड़की वाले क्या क्या नहीं करते। मैंने उत्साह भरकर कहा, आपको तो बड़ा गर्व हो रहा होगा ना? किस बात का? इतनी बड़ी गायिका का रिश्ता आपके लिए आया था। इसमें गर्व करने जैसी कोई बात नहीं है। उस समय तो वह इतनी बड़ी गायिका भी नहीं थी। पछतावा तो नहीं हो रहा कि इतनी गुणी कलाकार को रिजेक्ट कर दिया? पछतावा सिर्फ एक रिश्ते के लिए होता है। कौन से? दिव्या कुमारी, वो एमएलए? हाँ, पर उस समय वो एमएलए नहीं थी। उसके पिता थे, पापा के दोस्त थे और दोस्त को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। पापा भी उत्सुक थे क्योंकि ऐसी रिश्तेदारी बड़ी काम की होती है। सब तैयार थे, फिर रिश्ता क्यों नहीं हुआ? मम्मी तैयार नहीं थी। बोली नेताजी की बेटी है, आकर यहाँ पर भी नेतागिरी करेगी, सबको नाको चने चबवा देगी। वैभवी बेचारी गरीब थी, पर शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी। ये दिव्या कुमारी जी सुंदर थी, पर दबंग फैमिली से थी। मेरा चुनाव शायद इसलिए किया गया। साधारण परिवार से हूँ और देखने में भी ठीक ठाक ही हूँ। पता है, तुम्हें देखने के लिए मैं उस दिन सर पर कफन बांधकर निकला था। कह दिया था कि आज वाली अगर कानी कुबड़ी लूली लंगड़ी भी होगी तो मैं हाँ करके आऊँगा। मम्मी तो बेचारी टेंशन में आ गई थी। पर आपने ऐसा अल्टीमेटम क्यों दे डाला? अरे लड़कियां देख देख कर बोर हो गया था। किसी भी रिश्ते पर सबकी सहमति ही नहीं हो पा रही थी। तुम्हारे समय पापा ने वीटो अपने हाथ में ले लिया था। मम्मी की कुछ नहीं चली। दरअसल पापा तुम्हारे लिटरेचर के गोल्ड मेडल पर फिदा हो गए थे। उस गोल्ड मेडल का बाद में क्या बना? कुछ नहीं। ऐसा क्यों कहती हो? क्या विद्या की सार्थकता नौकरी करने में ही है? उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है? मेरी माँ को देखो, उस जमाने में बीए है, पर कभी नौकरी के लिए हट नहीं किया, सिर्फ गृहस्थी की, और क्या खूब की। मेरी माँ, यह जुमला ऐसा है कि फिर बहस की कोई गुंजाइश नहीं रह पाती।
माँ इनके लिए हर बात का मानक है, चाहे फिर वह खाना बनाना हो, बच्चों की परवरिश हो, घर की सजावट हो, पार्टी का इंतज़ाम हो, मेहमानों की खातिरदारी हो या नौकरियों से व्यवहार। मम्मी जी इज़ अल्टीमेट। मुझे भी हमेशा इसी कटघरे में कसा गया। 10 में से 5 बार मैं फेल ही हुई हूँ। वो तो अच्छा है पोस्टिंग के बहाने घर से दूर रहना पड़ता है, नहीं तो मेरा आत्मविश्वास कब का ख़त्म हो जाता। मम्मी जी के ज़िद के कारण ही इन्होंने 25-30 लड़कियां देखनी पड़ी। उनका बस चलता तो इतनी ही और दिखा जाती। वो तो अच्छा हुआ पापा ने वीटो पावर ले लिया। ये कहते थे मेरे गोल्ड मेडल पर मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। पापा जी उस पर मुग्ध थे। शादी के बाद शुरू शुरू में उसका खूब प्रदर्शन होता, फिर स्वभावतः लोग पूछते कहाँ जॉब कर रही है। पापा जी एकदम भड़क जाते। उसे जॉब करने की क्या ज़रूरत है, वह कहेगी तो उसके लिए कॉलेज बनवा दूंगा। मैं समझ गई कि अब अपने ही घर में रहना है। सोचा बैठे बैठे पीएचडी कर लेती हूँ। विषय तय कर लिया, गाइड भी ढूंढ लिया। उसी समय निधि की आहट मिली। ब्रेक लग गया। 4 साल में 2 बच्चे हो गए। सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। मेरा एक और सामान पुराने घर के स्टोर रूम में बंद पड़ा है। शादी से पहले एक और शौक था, पेंटिंग का। शाम के समय एक आर्ट स्कूल ज्वाइन कर लिया था। फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा भी ले लिया था। शादी के समय मेरे सामान के साथ वह बड़ा संदूक भी आया था, जिसमें मेरी पेंटिंग्स थी। उनमें से कई प्रशंसित थी, पुरस्कृत भी थी। ट्रक से उतारकर वह संदूक स्टोर रूम में रख दिया गया। किसी ने खोलकर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। शादी के 2-3 महीने बाद मैंने अपनी चर्चित पेंटिंग उठा लाई थी। शीर्षक था सुबह जरूर आएगी। एक बड़ी सी काली सुरंग थी जो क्रमशः सक्रिय होती चली जा रही थी। उसके अंतिम छोर में एक उगता हुआ सूरज का चित्र था। मैंने बड़े शौक से उसे अपने बेडरूम में लगाया था। 2-3 दिन तो इन्होंने सब्र किया, फिर बोले ये पेंटिंग यहाँ से हटाओ भाई, बड़ी डिप्रेसिंग है। डिप्रेसिंग कैसे? मैंने कहा, ये तो आशा का प्रतीक है। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। पर यहाँ तो सिर्फ गम की अंधेरी रात ही नजर आ रही है, सिर्फ डिप्रेशन। उसके बाद मैंने संदूक खोलने की हिम्मत नहीं की। मेरी चित्रकला का उपयोग दिवाली पर घर को अल्पना करने के लिए होता था। हाँ, बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने के लिए मेरी ड्राइंग बहुत काम आई। मेरी डिग्री बच्चों का होमवर्क करवाने में मददगार साबित हुई। पर अब तो बच्चे उस उम्र को पार कर गए हैं। मैं एकदम खाली हो गई हूँ। कभी कभी एक रीतेपन के एहसास से मन भर जाता है। मैं अवसाद से घिर जाती हूँ, पर किसी से कह नहीं पाती, क्योंकि कोई बात समझ ही नहीं पाता। मेरी अपनी माँ मुझे नहीं समझ पाई। कहती है भरा पूरा घर है, औहदेदार पति है, प्यारे बच्चे हैं, तुम्हें और क्या चाहिए? सुख का आनंद लेना सीखो। कैसे, ये कोई बताएगा? वैभवी, मैंने मन ही मन उससे कहा। अच्छा हुआ जो तुम इन असुरों के, मेरा मतलब है बेसुरों के घर में नहीं आई, नहीं तो गाना क्या, गुनगुनाना भी भूल जाती। तुम्हारे तमगों की खूब नुमाइश होती। तुम्हारी ट्रॉफियाँ अलमारियों में सजाई जाती। तुम्हारे सर्टिफिकेट्स फ्रेम में जड़ दिए जाते। पर तुम्हारे स्वर कंठ में ही घुट जाते। वैसे ही जैसे मेरे रंग बेरंग हो गए हैं, जैसे मेरे शब्द निशब्द हो गए हैं। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी घुटन। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन शेयर कीजिए। धन्यवाद।